लोगों ने प्रीपोजिशन को देखा है कि प्रीपोजिशन क्या है, उसको समझा भी है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कितने प्रीपोजिशन होते हैं। टोटल 100 से भी ज़्यादा प्रीपोजिशन होते हैं, लगभग 150 के करीब में, जो हर जगह यूज़ में नहीं आते हैं। उनमें से बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो हम लोग यूज़ में आते हैं। लगभग 60 से 70 के करीब में प्रीपोजिशन होंगे, जिसको हम लोग डेली लाइफ में, डेली सेंटेंसेस में या अपने इंग्लिश लिखने के दौरान, बोलने के दौरान यूज़ करते हैं। और हमने पिछले मतलब पहले ये भी समझा कि प्रीपोजिशन जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो करके नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बतलाते हैं या संबंध बतलाते हैं। और थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन थे उनका कौन कौन सा थोड़ा सा यूज़ भी देखा था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये रूल्स तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन लिखा है मैंने रूल्स। प्रीपोजिशन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन भी होते हैं, जैसे दो प्रीपोजिशन है, दो वर्ड से लगेगा कि इनका इसका पहले वाले का मीनिंग भी सेम है, सेकंड वाले का मीनिंग भी सेम है, लेकिन उसका यूज जब करेंगे सेंटेंस में तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वो देखेंगे। फिर कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स के साथ हमेशा वही प्रीपोजिशन ही आएंगे, जहाँ भी कुछ वर्ड्स यूज होंगे तो जो फिक्स प्रीपोजिशन है उन वर्ड्स के साथ वही आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो प्रीपोजिशन का यूज जो है कैसे सेंटेंस में कहाँ पे करते हैं, हम लोग धीरे धीरे अभी वो देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको यूज़ कर करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विथ के बारे में। विथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इसका यूज़ हम लोग करेंगे हमेशा जब भी टूल का यूज़ होगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा या वेपन का यूज़ होगा, तो हम लोग उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई राइट विथ पेन। तो पेन क्या है? एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट एक टूल है, तो इसके साथ हमने विथ का यूज़ किया है ना। उसके बाद देखिए, दे किल्ड हिम विथ नाइफ। नाइफ क्या है? एक वेपन है, तो वेपन के साथ हम विथ का यूज़ करेंगे। दे किल्ड हिम विथ नाइफ। दे किल्ड हिम बाय नाइफ नहीं होगा, बाय भी यूज़ लगेगा कि होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जो वेपन होगा, वेपन के साथ हमेशा विथ का ही यूज़ करेंगे। तो विथ का यूज़ हो गया अपना। ये देखिए, ये कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस इन्हीं को कहते हैं। ये देखिए, अमंग, बिटवीन, बिसाइड हो गया, यहाँ बिसाइड्स हो गया, फिर अक्रॉस, थ्रू, फिर फॉर, सिंस, फिर ऑन, अपॉन। ये सारे प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग आपको सेम, या तो उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में आपको लगेगा कि दोनों सेम जैसे होंगे, या फिर आपको लगेगा कि इनका मीनिंग सेम होगा। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स, लगता है कि इस प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, कि दोनों सेम ही होगा, लेकिन देखिए दोनों का मीनिंग में फ़र्क आ जा रहा है। बिसाइड का जो मीनिंग मतलब होता है, उसका मतलब होता है बगल में, मतलब पास में। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, मतलब बिसाइड्स मी, मतलब मेरे अलावे, कुछ और, मेरे अलावे। तो ये दोनों का मीनिंग में फ़र्क आ जा रहा है, लेकिन देखिए उच्चारण दोनों का सेम लग रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस में आएगा। उसी तरह अमंग और बिटवीन में लगेगा कि दोनों का मीनिंग सेम होगा, मीनिंग मतलब बीच में ही होगा, लेकिन यूज़ जब हम करेंगे तब पता लगेगा कि अमंग थोड़ा सा अलग है, बिटवीन अलग है। तो हम लोग एक एक करके इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अमंग और बिटवीन का डिफरेंस देखेंगे। अमंग जो है, सेंटेंस में जब दो से ज़्यादा लोगों या ऑब्जेक्ट या पर्सन की बात हो रही हो, तब हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं। वहीं पे बिटवीन का यूज़ कब करते हैं? जब दो लोगों की बात हो, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, या दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो रही हो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ही वॉज फेमस अमंग हिज फैंस। तो यहाँ पे फैंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, दो मतलब असंख्य हो सकते हैं, तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करेंगे, बिटवीन का नहीं। तो दो से ज़्यादा लोगों की या ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन का। वही बिटवीन का यूज़ कब करेंगे हम लोग? जब दो लोगों की या दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो। एग्जाम्पल देखिए, वॉर हैज़ बीन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दो कंट्रीज़ के बीच की बात हो रही है, तो हम लोगों ने बिटवीन यूज़ किया है। यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच की बात हुई ना, तो इसलिए बिटवीन यूज़ किया है। उसी तरह दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी। दो लोगों की बात हुई, तो वहाँ पे भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। दिस थिंग इज केप्ट बिटवीन चेयर एंड डेस्क। अब यहाँ पे चेयर एंड डेस्क, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसके बीच में भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बिसाइड का देखते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। देखिए, बिसाइड का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया। मेरे बिसाइड मतलब बगल में, बगल में मतलब मेरे बगल में खड़ा है। दिस चेयर इज केप्ट बिसाइड मी, ये चेयर मेरे बगल में रखा हुआ है।
एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हिड बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में छिप गया, मैं उसके बगल में छिप गया, बस यही मीनिंग हुआ इसका। बिसाइड्स का मीनिंग देख क्या होगा, के अलावा, मेरे अलावा दूसरा चीज। दिस चेयर, दिस टेबल इज केप्ट बिसाइड्स मी, यू आर ऑल्सो कल्प्रिट इन द क्राइम बिसाइड्स मी, मतलब तुम भी कल्प्रिट हो, तुम भी दोषी हो इस क्राइम में मेरे अलावा। तो मेरे अलावा का मतलब क्या हो गया, बिसाइड्स हो गया। तो बिसाइड्स और बिसाइड में क्लियर हो गया अपना कि क्या फ़र्क है। अभी हम लोग फोर और सिंस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बोलूँ और यहाँ पे लिखा ना हो और बोलूँ, एग्जाम्पल भी बोलूँ, तो वो आप लोग नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल और मीनिंग और वर्ड्स तो लिखे ही हैं, लेकिन बोलते समय इसके अलावा भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँ तो वो अपने नोटबुक में यहाँ पे आप लोग इसके साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो फोर और सिंस जो है सबसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है लोगों को कि फोर कहाँ पे यूज़ करें, सिंस कहाँ पे यूज़ करें सेंटेंस में। तो दोनों का यूज़ हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जनरली ये अच्छे समझ में आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में फोर और सिंस का बहुत ही यूज़ होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे। इसको डिटेल में और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। फॉर का मतलब होता है जब अवधि का उल्लेख हो, मतलब जब अवधि का उल्लेख हो मतलब क्या, टाइम दिया हो लेकिन फिक्स टाइम नहीं दिया हो। अब यहाँ एग्जाम्पल से आप समझेंगे, आई हैवंट स्लेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अब लॉन्ग टाइम तो दिया हुआ है, टाइम तो दे दिया, लेकिन फिक्स नहीं है। अब लॉन्ग टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, एक दिन, 2 दिन, यहाँ पे स्लेप्ट की बात हो रही है तो साल तो नहीं लगाएंगे। हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, यहाँ फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ फिक्स टाइम नहीं हो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए, अवधि के बारे में बात हो रही है लेकिन फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम अगर दे देगा तो वहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। फिक्स टाइम दे देगा तो क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जब शुरुआती समय, देखिए शुरुआती समय का उल्लेख कर दिया। अब शुरुआती समय मतलब कि 24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। यहाँ पे देख लीजिए, आई हैवेंट सीन हिम सिंस 10 o'clock। अब 10 o'clock क्या है, फिक्स हो गया कि 10 बजे से मैंने उसे नहीं देखा है। ये एज अन मतलब ये नहीं ना, अनडिसाइडेड नहीं है ना, है कि कितना टाइम हुआ, कुछ हुआ कुछ, यहाँ पे तो फिक्स है, 10 बजे से की बात कर रहा है। तो इसीलिए जब फिक्स हो गया तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे शुरुआती समय का भी उल्लेख हो गया है 10 o'clock, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस की बात करेंगे। सिंस और फोर क्लियर हो गया अपना। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से भेजिएगा, मैं फिर से इसको अच्छे समझाऊंगा। आप लोग ऐसे चिंता मत ही करिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिपोजिशन में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे और अच्छे, जब हम लोग टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे फोर और सिंस का बहुत सारे एग्जाम्पल में बहुत अच्छे डिटेल में वहाँ पे भी समझेंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रह गया होगा आपको तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। फिर आ जाता है अक्रॉस और थ्रू के बारे में हम लोग। ये दोनों का मीनिंग मतलब सेम लगेगा कि दोनों का मीनिंग सेम है। क्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी ओर, अक्रॉस और थ्रू। एक तरफ से दूसरी तरफ की बात करेंगे तो अक्रॉस की बात करेंगे, वही थ्रू की बात करेंगे तो जरिए मतलब गुजर कर। इसका मीनिंग हो जाएगा गुजर कर के जरिए, उसके बीच से होकर। ठीक है, एक तरफ। और अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ की बात करें, अक्रॉस रोड मतलब रोड के दूसरे तरफ की बात करें। और थ्रू टनल, टनल मतलब टनल से गुजर कर। अक्रॉस रोड मतलब रोड के दूसरे तरफ, या फिर ब्रिज के दूसरे तरफ। अक्रॉस ब्रिज मतलब कोई भी चीज़ हो उसके दूसरे तरफ। और थ्रू की बात करेंगे तो अक्रॉस टनल, अक्रॉस अक्रॉस द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग से गुजर कर, बिल्डिंग के जरिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग तो समझ गए, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आई सॉ हिम अक्रॉस द रोड, मतलब मैंने उस रोड के दूसरी तरफ देखा। ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया, एकदम। सेंटेंस पे आप लोग देखेंगे तो कोई फिर कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं यहाँ पे। आई सॉ हिम अक्रॉस द रोड, मैंने उसे रोड के दूसरी तरफ देखा, रोड के थ्रू नहीं देखा, रोड के जरिए नहीं, जरिए की बात नहीं हो, रोड के दूसरे तरफ देखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने अक्रॉस का यूज़ किया है। उसी तरह हम थ्रू की बात करेंगे। थ्रू मतलब के जरिए या गुजर कर, उससे होकर गुजर कर की बात हो रही है। टनल से होकर ट्रेन गुजरती है, द ट्रेन क्रॉसेज थ्रू द टनल। अक्रॉस द टनल मतलब कि सीधा उस पार की बात हो जाएगी। द ट्रेन क्रॉसेज अक्रॉस द टनल, द ट्रेन क्रॉसेज थ्रू द टनल हो जाएगा, मतलब टनल के जरिए गुजर के। तो ये ट्रेन का तो एग्जाम्पल हुआ है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल वो देखिए, द बुलेट पास्ड थ्रू हिज बॉडी,
मतलब बुलेट जो है उसके बॉडी से गुजर कर गई है, ठीक है, उसके बॉडी में होकर गई है। यहाँ देखिए ये पिक्चर भी मैंने बना दिया है, इसको आप लोग पिक्चर बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे समझने के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया है कि और अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग भी बना ही लीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छे से आप लोग फिर से रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर देखें क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए क्रॉस की बात हो रहा है, मतलब इधर से इधर, ये बीच वाला पार्ट नहीं होगा। क्रॉस मतलब इधर से यहाँ पे इधर, बीच में नहीं जाएगा, ठीक है। और बुलेट पास थ्रू हिज बॉडी, इसके बॉडी से होकर के जरिए गुजर के, ठीक है। ये पिक्चर भी आप लोग बना लीजिए क्रॉस और थ्रू के लिए। अब ऑन और अपॉन में भी कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ समझ नहीं आएगा कि यहाँ, या लिखेंगे कुछ तो वहाँ पे समझ नहीं आएगा कि ऑन यूज़ करें या अपॉन यूज़ करें। यहाँ देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ पे ऑन यूज़ करना है, कहाँ अपॉन यूज़ करना है, ईजिली आप समझ सकते हैं। ऑन का मीनिंग भी होता है के ऊपर, अपॉन का मीनिंग भी के ऊपर होता है, लेकिन ऑन में मतलब स्पर्श में हो। जब जैसे ये देखिए ये पेन है, ये पेन, दिस पेन इज ऑन माई हैंड। ऑन का यूज़ किया मैंने, क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये पेन मेरे टच में है, मेरे हैंड के टच में है, तो इसीलिए हम इसमें ऑन यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका अपॉन का यूज़, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका ऑन का। माई पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। अब टेबल की बात मैंने की, तो टेबल मान लिया कि मेरा हैंड टेबल है, इस पर लिख रखा है मैंने, तो ये दोनों टच में है ना, स्पर्श में है, तो इसीलिए मैंने ऑन का यूज़ किया है। माई पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, मेरा हाथ को टेबल मान लीजिए आप, तो ऑन है मतलब एक दूसरे के टच में है, तो एक दूसरे के टच में रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ हम ऑन यूज़ करेंगे। अपॉन कब यूज़ करेंगे, जब देखिए ये पेन है, ये पेन आके ऐसे ऊपर गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिरते हुए है, तो अपॉन द पेन इज फॉलिंग अपॉन माई हैंड, ये मोशन में है ना, ये तो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कि फिक्स हो गया, ये रखा हुआ है, तो स्टैटिक वाले के लिए ऑन यूज़ करेंगे। और ये डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब कि मोशन में, डायनेमिक मतलब मोशन में, मोशन में पेन गिर रहा है, इसका मतलब अपॉन यूज़ करेंगे। द पेन इज फॉलिंग अपॉन माई हैंड, ठीक है। तो ये पेन जो है यहाँ पे मेरे हाथ पे गिर रहा है, ये मोशन में है, तो मोशन में कोई चीज़ रहेगा तो वहाँ पे हम अपॉन यूज़ करेंगे। द कैट इज फॉलिंग अपॉन रैट, ठीक है। द नाइफ इज फॉलिंग अपॉन द फ्लोर। ऐसा करके जब मोशन में कोई चीज़ गिरता रहेगा तो यहाँ पे जब टच होने वाला रहेगा तो वहाँ पे हम लोग अपॉन यूज़ करेंगे। जब रखा हुआ है, फिक्स है, स्टैटिक है, तो हम लोग वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ भी मैंने पिक्चर बनाया है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से बना लीजिएगा साइड में समझने के लिए। देखिए यहाँ स्पर्श में है तो ऑन यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए मोशन में गिर रहा है, गिर रहा है इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन। ऑन और अपॉन का मीनिंग दो के ऊपर ही है, लेकिन इस पे एक स्पर्श में एक मोशन में है। तो ये वाला कन्फ्यूजिंग प्रिपोजिशन, मतलब कन्फ्यूजिंग प्रिपोजिशन, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब इन का प्रयोग करते हैं, इन प्रेपोजिशन इन का, तो वहाँ पे जैसे कुछ रखा हुआ है किसी बॉक्स के अंदर या कुछ तो फिक्स है, वहाँ स्टैटिक है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ इन का यूज़ करेंगे। लेकिन इनटू का यूज़ कब करेंगे, जब वहाँ पे मोशन हो रहा हो। जैसे हम लोग पानी अगर जग में डालते हैं तो पानी मोशन में है, डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है अपना, द डायमंड वाज केप्ट इन द बॉक्स। अब डायमंड रखा हुआ है, वो मोशन में नहीं है, पहले से ही रखा हुआ है, तो वहाँ हमने इन यूज़ किया। वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द जार। देखिए वाटर जो है बीइंग पोर्ड है, यहाँ मोशन हो रहा है, मोशन में है अभी वाटर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ किया। तो इन और इनटू में ये थोड़ा क्लैरिटी हो गया अपना। फिर ओवर और अंडर में ये थोड़ा समझ लेते हैं। ओवर मतलब क्या हो गया, ओवर मतलब कि हमारे सर के ऊपर में, सर के ऊपर जो है, या फिर टेबल के ऊपर जो स्पर्श से ऊपर है, स्पर्श नहीं है, स्पर्श के ऊपर में है, तो वहाँ पे हम लोग ओवर बोलेंगे। अंडर बोलेंगे जब ये एक सतह है, ये एक फ्लोर है अपना, तो इसके कुछ नीचे रखा हुआ है तो इसको बोलेंगे अंडर। और इसके ऊपर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है यानी कि वो, जबकि वो टच में नहीं है तो बोलेंगे ओवर। ओवर मतलब कि यहाँ पे ऊपर में, ऐसे ऊपर में है, देखिए यहाँ ये टच में नहीं है। और अंडर में मतलब कि ये फ्लोर के नीचे जो है, इसको बोलेंगे हम अंडर द टेबल। तो ओवर और अंडर में ये क्लियर हो गया अपना। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देयर इज ए काइट ओवर योर हेड। अब काइट क्या है, ऊपर उड़ रहा है, वो हमारे स्पर्श में नहीं है ना, हेड के, वो हेड से ऊपर उड़ रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है दोनों चीज़ के बीच में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। बुक इज केप्ट अंडर द टेबल। अब बुक यहाँ पे है तो ये इस सरफेस के नीचे रखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं।
ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम सुनने में तो लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन फर्क है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर होता है, समय पर मतलब समय जिस समय हुआ उसी समय। और इन टाइम का मतलब जिस समय है उससे पहले पहुंच, उससे पहले वो चीज कोई चीज हो गया। इन टाइम समय से पहले कोई चीज हो गया। ऑन टाइम जिस समय तय था उसी समय हो रहा है। एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम। अब ट्रेन का जो टाइम है उसी समय ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़ रही है, स्टेशन से जा रही है। इन टाइम का एग्जाम्पल है आई हैव रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। अब क्या है, मेरा ट्रेन का टाइम है 8 बजे, मैं वहाँ पे पहुँच गया 7:45 में। तो इसका मतलब आई हैव रीच्ड स्टेशन इन टाइम, मतलब समय से पहले पहुँच गया। तो समय पर, समय से पहले। आप लोग यहाँ पे लिखते चलिएगा। मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल और ये वर्ड्स को लिखा रहा हूँ, आप लोग नोट्स में अपना यहाँ लिखते चलिएगा। ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय से। इसका भी आप लोग ये पिक्चर बना लीजिएगा, और पॉसिबल हो तो हिंदी भी लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मोशन में हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिक रूप में मतलब फिक्स रूप में है। कोई चीज़ फिक्स रूप में रखा हुआ है तो इन, और यहाँ पे मोशन में, तो यहाँ मोशन में लिख लीजिएगा, यहाँ इन फिक्स वाले में लिख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों का स्पर्श नहीं हो रहा है, जो नीचे जो ऑब्जेक्ट है और ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, अबव वाला ऑब्जेक्ट और नीचे वाला ऑब्जेक्ट, दोनों में स्पर्श नहीं हो रहा है। तो ये भी आप लोग लिखते चलिए। इन टाइम समय से, ऑन टाइम समय पर। अब ओवर क्या है, ओवर का एक और भी यहाँ पे यूज है। देखिए, ओवर मतलब कि जब हमारा हेड है उसके ऊपर कोई आवरण हो। आवरण मतलब कि फिक्स, जैसा कोई फिक्स हो, जैसे रूफ हो गया अपना, तो रूफ इज ओवर आवर हेड। तो रूफ क्या फिक्स होता है ना अपने हेड से, तो इसीलिए हम वहाँ पे फिर रूफ इज ओवर आवर हेड हम लोग ये यूज करेंगे। स्काई इज ओवर आवर हेड, स्काई तो फिक्स है, हमारे हेड के ऊपर है, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे ओवर आवर है मतलब ओवर यूज करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आवरण भी लिख लेंगे, और जो स्पर्श नहीं कर रहा हो, आवरण जो स्पर्श नहीं कर रहा हो, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा एट और इन। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई, सेंटेंस में हम लोग को समझ नहीं आता, कोई जगह के बारे में बता रहे हैं, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन दोनों में अटक जाते हैं हम लोग। तो अभी सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी के बाद अगर आप लोग देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद जीवन में कहीं नहीं अटकेंगे। एट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब बड़ा जगह में छोटी जगह को डिस्क्राइब करें, छोटी जगह के बारे में बात करें। अब एग्जाम्पल से हम लोग देखिए समझ लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटी जगह के बारे में। एग्जाम्पल में, आई रिसाइड एट साकेत। अब साकेत जो है कोई बड़ा जगह नहीं है। दिल्ली में एक जगह का नाम है साकेत, जो दिल्ली के अंडर, दिल्ली तो बड़ा शहर है, उसके अंडर एक जगह का नाम है साकेत। तो हम लोग छोटे जगह की बात करें ना, तो वहाँ पे हम लोग एट का यूज़ करेंगे। आई रिसाइड एट साकेत, आगे और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, आई रिसाइड एट साकेत, साकेत छोटा जगह है, तो छोटे जगह की बात करेंगे तो हम लोग एट का यूज़ करेंगे। इनका यूज़ करेंगे जब हम लोग बड़े जगह की बात करेंगे। यहाँ पे बड़े जगह लिख लीजिएगा। जैसे अब हम लोग देखिए दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली बड़ा सिटी है, तो बड़े जगह की बात करेंगे तो हम लोग आई लिव इन दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली नहीं, आई लिव इन दिल्ली। उसी तरह यहाँ पे रिसाइड इन साकेत नहीं होगा, आई रिसाइड एट साकेत होगा। तो एट और इनका बड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे छू मंतर हो गया ना। ऐसे ही सारा आपका छू मंतर हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन, सारा चीज़ आगे बस देखते जाइए। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कहाँ यूज़ करें, कहाँ कौन सा यूज़ करें, और ये कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन तो बहुत ज़्यादा ही आपको कन्फ्यूज करेगा। तो इसीलिए एक बार आप इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए, और सेंटेंस धड़ाधड़ धड़ाधड़ खुद से बना के लिखते जाइए। खुद से मन से जो भी सेंटेंस आए उसको लिखे, वहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए सारा ये जो प्रीपोजिशन है, उसके बाद सेंटेंस आप लिखिए, और फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए उस प्रीपोजिशन के लिए कौन सा है। फिर वहाँ पे आप इस प्रीपोजिशन को देख के आप उसको फिल करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा प्रीपोजिशन कौन से सेंटेंस में फिट बैठेगा। उस तरह से ना प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, और ये सारा चीज़ आपके माइंड में ऐसा बैठेगा कि फिर जीवन भर नहीं निकलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये आप मान के चलिए। आप लोग ऐसे करके एक बार देखिएगा। पहले इधर जितना प्रीपोजिशन है आप लोग एक साइड में लिख लीजिएगा, एक पेज में, कोई A4 पेज या कोई पे, और दूसरे वाले में मतलब दूसरे में सेंटेंसेस लिखिए, सारे ढेर सारे सेंटेंसेस, और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ते जाइए जहाँ पे ये सारे प्रीपोजिशन होंगे। और उसके बाद रैंडमली आप कोई भी सेंटेंस उठाइए, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कौन प्रीपोजिशन फिट बैठेगा। उसके बाद इधर वाला जो लेफ्ट में प्रीपोजिशन लिखा है उसको यहाँ पे आप चुन चुन के एक एक ब्लैंक में डालते जाइए। ऐसा बैठेगा दिमाग में, ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद फिर जीवन भर आप
प्रीपोजिशन वाला नहीं भूलेंगे, उसके बाद फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए फिर, इन, बाय, ऑन। अब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो ये तीनों बड़ा परेशान करते हैं। ये हमेशा आ जाएंगे, कहाँ बाय यूज़ कर ले, कहाँ इन यूज़ कर ले, कहाँ ऑन यूज़ कर ले। अब ट्रेन से जा रहे हैं, आई एम गोइंग, तो ऑन यूज़ करे वहाँ पे, कि इन यूज़ करे, कि बाय यूज़ करे। तो आइए देखते हैं, कहाँ इन यूज़ करेंगे, कहाँ बाय यूज़ करेंगे, कहाँ ऑन यूज़ करेंगे। इन मतलब जब हम लोग अंदर बैठ के जा रहे हैं, कोई भी व्हीकल है उसके अंदर बैठे हुए हैं, बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग इनका यूज़ करें। सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, बस ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। हम लोग जब व्हीकल के अंदर बैठ के जाएंगे तो इनका यूज़ करेंगे। अगर हम किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसी व्हीकल से जाने की बात कर, किसी व्हीकल में नहीं, किसी व्हीकल से जाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाय। आई एम गोइंग बाय बस, तो हम लोग किस व्हीकल की बात कर रहे हैं, बस। हम किस व्हीकल में नहीं, आई एम सिटिंग इन द बस, आई एम ट्रेवलिंग इन द बस। इन द बस मतलब बैठ के, बस के अंदर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मैं बस, ट्रेन, कार कैसे जा रहा हूँ, किस चीज़ से जा रहा हूँ, किस व्हीकल से जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, तो से जा रहा हूँ तो बाय का यूज़ करेंगे। अंदर बैठ कर जा रहा हूँ तो इनका यूज़ करेंगे। उसी तरह राजू वॉज गोइंग ऑन फुट। अब देखिए, हम लोग व्हीकल से जाते हैं तो बाय यूज़ करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बाय प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया हमने। उसी तरह अगर हम फुट पे जाते हैं, पैदल जाने की बात करते हैं, कभी भी पैदल कहीं पे ट्रैवल करने का मन हो गया, वहाँ की बात करेंगे तो फिर हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। राजू वॉज गोइंग ऑन फुट, राजू वॉज ट्रेवलिंग ऑन फुट, राजू वॉज रनिंग ऑन फुट। मतलब पैदल जाने की बात होगी तो ऑन, व्हीकल से जाने की बात होगी तो बाय, व्हीकल में जाने की बात होगी तो इन। बस ये सिंपल सा चीज़ है, इसको एक बार आप देख लीजिए, बस हो गया, लिख लीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में घुस जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिफोर का अर्थ होता है के समक्ष, आप लोग नोट कर लीजिए। बिफोर का अर्थ क्या होता है, के समक्ष। एग्जाम्पल क्या है इसका, सी वॉज प्रेजेंट बिफोर यू, वो मेरे समक्ष, वो आपके, तुम्हारे समक्ष प्रेजेंट थी। मतलब सामने ही है लेकिन समक्ष है, वो प्रेजेंट है। इन फ्रंट ऑफ का क्या मीनिंग है, द थीफ रैन इन फ्रंट ऑफ पुलिस, मतलब के सामने भाग गया, चोर जो है पुलिस के सामने भाग गया। तो समक्ष मतलब भी सामने, इन फ्रंट मतलब भी बिफोर मतलब भी सामने ही होगा, इन फ्रंट मतलब भी सामने ही होगा। लेकिन बिफोर का एक और अर्थ क्या है, समक्ष, मेरे समक्ष वो प्रेजेंट है, और जो चोर है वो पुलिस के सामने भाग गया। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ का, डोंट पार्क इन फ्रंट ऑफ गेट, मतलब मेरे गेट के सामने पार्क मत करो। ऐसा नहीं बोलेंगे डोंट पार्क बिफोर माई गेट, वो हो जाएगा समक्ष वाला, दूसरा मीनिंग निकल जाएगा। तो समक्ष और इन फ्रंट ऑफ का ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का, बिफोर का मीनिंग होता है समक्ष और इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने। एक और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो बहुत ही फंसाया जाता है बच्चों को। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मीनिंग के बावजूद ही होगा। दोनों का मीनिंग हिंदी क्या होगा, के बावजूद। लेकिन इसका यूज कैसे होगा वो देखिए सेंटेंस में, कैसे हम लोग एरर फाइंड करेंगे। यहाँ लिखा है इंस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही लॉस्ट द रेस, ठीक है, वो ज़्यादा तेज दौड़ने के बावजूद रेस हार गया। यहाँ क्या लिखा है, डिस्पाइट रनिंग फास्ट ही लॉस्ट द रेस। यहाँ क्या लिखा है, डिस्पाइट रनिंग फास्ट ही लॉस्ट द रेस, मतलब ज़्यादा तेज दौड़ने के बावजूद वो रेस हार गया। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग खुद से यहाँ पे एरर फाइंड कीजिए, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आराम से एरर पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखिए इंस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्पाइट केवल लिखा हुआ है, ऑफ नहीं लिखा हुआ है। अब एरर कैसे पहचानेंगे, फंसाता कैसे सेंटेंस में बच्चों को, ये देख के देखिए, यहाँ पे दे देगा डिस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट। अब डिस्पाइट ऑफ, हमने इंस्पाइट ऑफ तो हमारे दिमाग में घूम रहा है, तो हम लोग वही समझेंगे कि डिस्पाइट ऑफ होगा, ऑफ हो गया, वो दे दिया आपने, पकड़ा नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, केवल डिस्पाइट रनिंग फास्ट ही लॉस्ट द रेस, और यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होगा, ठीक है। ऑफ इंस्पाइट के साथ यूज होगा, डिस्पाइट के साथ नहीं यूज होगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, के बावजूद
लेकिन यहाँ ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है अपना, देखिए एग्जैक्ट टाइम होगा किसी सेंटेंस में तो उसके आगे एट लगाएंगे, एग्जैक्ट मंथ होगा उसके पहले इन लगाएंगे, एग्जैक्ट ईयर का दिया होगा तो इन लगाएंगे, एग्जैक्ट डे ऑन, एग्जैक्ट डेट ऑन, इस सब के पहले ये सारे प्रीपोजिशन लगेंगे। यहाँ देखिए सेंटेंस में सारा क्लियर हो जाएगा। आई रीच्ड दिल्ली एट 9 PM, एग्जैक्ट टाइम क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम 9 PM है तो इसके आगे हम लोग एट लगाया हम लोगों ने। अब इन जनवरी, अब कौन सा मंथ की बात हो रही है तो मंथ के पहले हम लोग इन लगाएंगे यहाँ पे। ऑन संडे, संडे क्या है, डेट है या डे है या ईयर है, संडे इज अ डे, तो डे है यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ ऑन लगाया है, डे के पहले ऑन लगेगा। 15th क्या है तो 15 के पहले ऑन लगाएंगे, 15th इज अ डेट, तो डेट के पहले यहाँ पे ऑन है तो ऑन लगाया हमने। अब ईयर की बात करा इन 2024 ईयर है तो इन यहाँ पे है तो ईयर के पहले क्या लगेगा, इन लगाया, तो 2024 के पहले हमने इन लगाया है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन सेंटेंस में आप लोग इसको यूज कीजिएगा। और साथ में जब भी आप लोग सेंटेंस को सॉल्व कर एरर फाइंडिंग की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोग गलत मत कीजिएगा, कुछ भी करके इसको याद कीजिए। अब यहाँ पे देख के याद कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करके याद कीजिए, अपने नोटबुक में 10 बार लिख के याद कीजिए, बस याद कर लीजिएगा इसको कि एग्जैक्ट टाइम के आगे एट, मंथ के आगे इन, ईयर के आगे ए पहले, ईयर के पहले इन, डे के पहले ऑन, डेट के पहले ऑन, ऐसा करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, डॉन, डस्क, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट, मिडनाइट एटसेट्रा, ये जो सारे वर्ड है इसके पहले क्या लगेगा, एट लगेगा, हमेशा एट का यूज करेंगे। जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, तो ये सारे वर्ड भी आप लोग याद कर लीजिए और इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एट लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पे ये जो सारे वर्ड है, टुमारो, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, द फॉलोइंग, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, टुनाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो, टुमारो इवनिंग, इन सारे वर्ड्स के पहले हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। इन, एट, बाय, विथ, कोई सा भी प्रीपोजिशन इन सारे वर्ड्स के पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इनके आगे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं, अगर ये वर्ड दिख जाए उसके पहले प्रीपोजिशन दिख जाए हमें, प्रीपोजिशन तो हमें याद करना ही है, कितने सारे हैं, काफ़ी तो याद हो ही चुके होंगे रूल्स के थ्रू, और मैंने पहले भी कुछ पढ़ाया था। तो वो सारे, कोई भी प्रीपोजिशन इन सारे वर्ड्स के आगे नहीं आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के बाद हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर मॉर्निंग इवनिंग रहे उसके बाद डेट या डे रहे तो ऑन जो है डेट और डे के पहले यूज़ करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल से हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। देखिए मॉर्निंग इवनिंग है तो उसके पहले क्या यूज़ किया हमने, इन यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा है ना, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन का यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए ट्यूसडे इवनिंग है तो ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे डेट या डे है, तो ट्यूसडे डे है तो डे के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक। उसी तरह क्या है 5th ऑफ मार्च, तो 5th क्या है, डेट दिया हुआ है, डेट, तो डेट के साथ भी हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम लोग इन यूज़ करते हैं, साथ में हम लोग डे या डेट के साथ ऑन यूज़ करते हैं। इन सारे वर्ड्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, इन सारे वर्ड्स के साथ एट यूज होगा। ये जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट टाइम, मंथ, ईयर, डे, डेट, इन सब के आगे के साथ ये सारे प्रीपोजिशन यूज होंगे। एग्जैक्ट टाइम है तो एट, मंथ है तो इन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में तो फ़र्क पता चल ही गया कि सिर्फ ऑफ का फ़र्क है, दोनों का मीनिंग सेम है। इंस्पाइट ऑफ देगा तो करेक्ट है, डिस्पाइट ऑफ दे देगा और देगा ही, दे के फंसाएगा। डिस्पाइट ऑफ पढ़ लेता है आदमी और ध्यान से निकल जाता है कि यहाँ ऑफ है। डिस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ बोलने में भी लगेगा सिमिलर, लगेगा कि डिस्पाइट इंस्पाइट, तो इसीलिए ऑफ जब भी दिखे तो वो गलत हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे हम लोग, डिस्पाइट केवल यूज़ होगा। डिस्पाइट का मीनिंग के बावजूद होता है। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग समझिए गए, इसका मतलब समक्ष हो गया, इसका मतलब के सामने हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। एग्जाम्पल, आई रिटर्न टू माई विलेज आफ्टर 25 ईयर्स, मैं अपने गांव 25 सालों के बाद लौटा।
तो यहाँ आफ्टर यूज हुआ है तो आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, बिफोर का मीनिंग होता है के पहले। यू लेफ्ट आवर होम बिफोर आई वॉज बॉर्न, तुम ये घर छोड़ चुके थे मेरे पैदा होने के पहले। बिफोर का यूज के पहले हो गया। फिर देखेंगे टिल, अनटिल या बाय। इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई विल हैव टू कंप्लीट द सिलेबस टिल या अनटिल या बाय द नेक्स्ट वीक। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट 3 मंथ हो गया। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स कर दिया ना, तो वहाँ पे टिल, अनटिल या फिर बाय का यूज करेंगे उस सेंटेंस में। पॉइंट ऑफ टाइम के जब भी बात हो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऑन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑन 15th ऑफ जनवरी, ऐसा करके पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा तो वहाँ पे सीधा हम लोग बिना सोचे समझे टिल, अनटिल या बाय का यूज करेंगे, या फिर एरर को अकॉर्डिंग टू दिस एरर हम लोग फाइंड करेंगे सेंटेंस में। ड्यूरिंग का यूज ड्यूरेशन के लिए होता है। कैसे कैसे होता है ये देखिए, ड्यूरिंग द फैमिन मेनी पीपल डाइड। अब फैमिन क्या है, एक ड्यूरेशन है, उस दौरान, दौरान का मतलब फैमिन हो गया या तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने सालों के लिए अकाल। फैमिन का मतलब क्या होता है, अकाल। तो अकाल दौरान हो गया। तो ड्यूरिंग हम लोग क्या, दौरान की बात होगी, पीरियड, जैसे किसी पीरियड की बात होगी उस दौरान, तो दौरान के लिए हम लोग ड्यूरिंग का यूज करेंगे। तो ड्यूरिंग द फैमिन मेनी पीपल डाइड। अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग सब कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यहाँ पे पूछिएगा, क्योंकि मैंने तो कोशिश की है कि अच्छे समझा सको, एक बार फिर समझ लीजिए। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब फैमिन एक क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है ना 1 साल का, 2 साल का, उस दौरान। तो उस दौरान जब भी सेंटेंस में सेंस आएगा उस दौरान का, तो हम लोग ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। फिर हो गया अप या डाउन या अप टू। अप का मतलब सिंपल है, ऊपर के बारे में बात हो रही तो अप यूज करेंगे। डाउन का मतलब भी सिंपल है, नीचे के बारे में बात होगी तो डाउन का यूज करेंगे। अप टू का मतलब क्या है, अप टू का मतलब ऊपर जाने के क्रम में एक लेवल की बात हो रही हो। ऊपर जाने के क्रम में नहीं, एक लेवल की बात हो रही हो। एग्जाम्पल से यहाँ पे देखें, द काइट फ्लोन अप इन द स्काई। ये तो क्लियर है, ये तो ईजी है, मतलब आसमान में पतंग जो है ऊपर उड़ रहा है या उड़ गया। अब क्या है, आई फेल डाउन फ्रॉम बेड। अब मैं बेड से नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने की बात हो रही तो डाउन हम लोग यूज कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अप टू की बात हो रही है। अप टू के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, द एज इज फिक्स्ड फॉर दिस एग्जाम अप टू 28 ईयर्स। तो ये 28 ईयर्स क्या हो गया, लेवल हो गया। 28 ईयर्स के बाद आप अपियर नहीं हो सकते एग्जाम में, तो वो उस एग्जाम के लिए लेवल हो गया। और जब हम लेवल की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, अप टू की बात करेंगे। इसके लिए एक और एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, द फ्री एजुकेशन इज द फ्री एजुकेशन विल बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स इन आवर कंट्री। ये न एक कानून है अपना। तो अप टू 14 ईयर्स की बात कर रही है, मतलब लेवल जो है 14 ईयर्स की बात हो रही है। उसके बाद जो है फ्री एजुकेशन नहीं दिया जाएगा किसी चिल्ड्रन को। तो वो जो लेवल है ना, उसके लिए हम लोग अप टू का यूज़ करेंगे, नीचे के लिए डाउन का यूज़ करेंगे, ऊपर के लिए अप का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन की ओर, आगे देखते हैं और प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है। अभी ये कुछ और प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रयोगों में लिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग टू की बात करेंगे, तो जहाँ पे सेंटेंस में टू का यूज़ होगा तो वहाँ पे बात हो रही होगी कि डेस्टिनेशन के लिए बात हो रही होगी। एग्जाम्पल आप लोग नोट करते चलिएगा, मैंने यहाँ पे मीनिंग, टू का मीनिंग लिखा दिया और किस यूज के लिए कौन सा प्रीपोजिशन है वो लिखाया है। मैं बोलूँगा, आप लोग एग्जाम्पल भी नोट करते जाइएगा। तो टू डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम। तो ये सारे एग्जाम्पल टू का हो गया। जब डेस्टिनेशन की बात हो रही हो, लक्ष्य की बात हो रही हो,
तो फिर हम लोग टू का यूज़ करेंगे। टुवार्ड्स का यूज़ हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं, जैसे डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सारे डायरेक्शन है, तो हम इनकी बात करेंगे तो वहाँ पे टुवार्ड्स का यूज़ होगा। एग्जाम्पल लिखे आप लोग, ही इज़ गोइंग टुवार्ड्स वेस्ट, आई एम गोइंग टुवार्ड्स साउथ, तो ये डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर का भी यूज़ हम लोग डेस्टिनेशन के लिए करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे आई एम लिविंग फॉर रसिया, आई एम लिविंग फॉर दुबई, राम इज़ लिविंग फॉर अमेरिका, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये फॉर के एग्जाम्पल है। फॉर का यूज़ भी हम लोग डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। अलॉन्ग मीन्स समानांतर, समानांतर मीन्स पैरेलल। अब जैसे ये है रोड है, रेलवे लाइन है, कुछ भी है, तो इसके पैरेलल अगर चलेंगे तो ये हो गया समानांतर अलॉन्ग। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, मिस्टर शर्मा is walking along the railway line, Mr. Sharma is walking along the railway line, या Mr. Sharma is walking along the road, तो इसके समानांतर चल रहे हैं, ये रेलवे लाइन है, ये समानांतर हो गया, तो along का यूज समानांतर के लिए करेंगे। अगेंस्ट को हम लोग अलग अलग तरीकों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अगेंस्ट का यूज हम ऑपोजिट के लिए भी करेंगे, विरुद्ध के लिए भी करेंगे, या फिर सहारा लेकर भी करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे विरुद्ध के लिए बोलेंगे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, तो मतलब मैं इसके विरुद्ध हूँ, आतंकवाद के विरुद्ध हूँ। उसी तरह बोलेंगे डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार का सहारा लेकर मत खड़ा रहो, तो यहाँ सहारा लेकर बात हो गई। ही इज टॉकिंग अगेंस्ट मी, वो मेरे विरुद्ध बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट की बात हो गई, विरुद्ध की बात हो गई। तो अगेंस्ट का यूज हम इन तीनों चीज़ों के लिए यूज में कर सकते हैं। ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन टू प्रीपोजिशन का, जब किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ही हैज़ जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, आई हैव जंप्ड ऑन टू द चेयर, तो ऊपर जब जंप होगा ऐसा मोशन में, तो वहाँ पे हम लोग ऑन टू की बात करेंगे। किसी चीज़ के ऊपर कोई जंप होगा तो वहाँ ऊपर के लिए हम ऑन टू की बात करेंगे। विथ की बात कब करेंगे, जब के साथ के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आई एम विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी वॉज विथ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ है, तो के साथ के का मीनिंग होगा विथ का मीनिंग के साथ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग लिख रहे हैं ना, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए के साथ का, सी इज विथ हर पेरेंट्स, या आई एम विथ यू, दोनों में से कोई एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। बियॉन्ड का मतलब होता है मेरी क्षमता के बाहर, या मेरी क्षमता जो है, मेरी जो एबिलिटी है उसके बाहर या उसके परे। इसका एग्जाम्पल लिखिए, दिस केस वॉज बियॉन्ड द जज, बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ जज, तो ये जो केस है वो जज के क्षमता के परे है, तो बियॉन्ड का मतलब हो गया के बाहर या के परे हो गया। अबाउट का भी हम लोग अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों के में इसको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे एक हो गया पहला, अबाउट, जब के बारे में बात हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, तो के बारे में मतलब किसी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे अबाउट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लिखे, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। लगभग के लिए भी आप लोग अबाउट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार्य जब तुरंत होने का जो होने वाला है तो वहाँ पे हम लोग अबाउट यूज कर सकते हैं। जैसे कार्य तुरंत होने वाला का बोलेंगे हम लोग क्या, द वर्क इज अबाउट टू फिनिश, आई एम अबाउट टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ये काम मैं ख़त्म करने वाला हूँ, अब ख़त्म होने वाला है ना, तो वहाँ पे हमने अबाउट का यूज़ किया, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। अबव एंड बिलो का यूज़ हम लोग लेवल बताने के लिए करते हैं, ये लेवल बताने के लिए हम लोग इसका करते हैं। लेवल क्या है, अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात बोलेंगे कि द वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, द वाटर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल। अब जैसे नहीं बाढ़ का संभावना होता है तो बोलते हैं कि नदियाँ जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं या खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, तो वो जो लेवल की बात हो रही है ना, वही हम लोग अबव एंड बिलो जब वहाँ पे यूज़ करेंगे तो लेवल की बात होगी। हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, द वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, द वाटर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप अबव और बिलो के लिए लिख लें। ऑफ का मीनिंग होता है, इसका भी अलग अलग मीनिंग
अलग अलग तरीक़ों से यूज़ में हम लोग ले सकते हैं ऑफ को। पहला होगा कानूनी रूप से उस उम्र का होना, दूसरा होगा बीमारी से मरना, तीसरा जब संबंध की बात हो रही होगी, चौथा होगा अनुमति देना। हाँ, तो ऑफ के लिए हम लोग इन चारों का यूज़ करेंगे, कानूनी रूप से उस उम्र का होना, या फिर बीमारी से मरना, या फिर किसी से संबंध बतलाना, रिलेशन बतलाना, या फिर अनुमति देना, मतलब एडमिट ऑफ या अलाउ करना। ये चारों इसका ऑफ का प्रयोग इन चारों चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। ए का कानूनी रूप से उस उम्र का होना, आई एम ऑफ एज, नाउ आई कैन वोट। मतलब जब मैं 18 साल, ऐसे है ना वोटर एज 18 से ऊपर वाले वोट करेंगे, तो मैं ऐसा बोलूँगा इसको, आई एम ऑफ एज, आई कैन वोट नाउ। तो ये कानूनी रूप से उस उम्र का होना बतला रहा है यहाँ पे, आई एम ऑफ एज। ठीक है, ऑफ एज यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो कानूनी रूप से बतलाएगा कि उस उम्र का हो चुका है, आई कैन वोट नाउ। तो ये एक एग्जाम्पल इसका आप लोग लिख लीजिए। बीमारी से मरना, ये तो ईजी है। ही मिस्टर वर्मा हैज़ डाइड ऑफ कैंसर, वो बीमारी से मर गया, तो डाइड ऑफ हमने यूज़ किया, तो इसके लिए हमने ऑफ का यूज़ किया। अब संबंध की बात करेंगे तो बोलेंगे ऐसा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मुंबई, या दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, या दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एनी सिटी, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर्स। ये कुछ भी आप तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल इसके लिए लिख लीजिए। अनुमति देना मतलब कि एडमिट ऑफ के बारे में बोलेंगे कि दिस डिजीज़ एडमिट्स ऑफ नो नेग्लिजेंस, मतलब इस बीमारी के लिए हम लोग अनुमति नहीं, ये नहीं अलाउ नहीं कर सकते हैं, कोताही नहीं बरत सकते हैं, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे। तो दिस डिजीज इज एडमिट ऑफ नो नेग्लिजेंस। इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। ओ डबल एफ, एक होता है ओ डबल एफ, एक होता है ऑफ। तो दोनों में देखिए, यहाँ पे ओ डबल एफ है, यहाँ पे ओ एफ है। तो ओ डबल एफ का मीनिंग होता है सेपरेशन, इसका भाव सेपरेशन या सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, कीप द डॉग ऑफ मी, कीप द डॉग ऑफ मी, मतलब उस कुत्ते को मेरे से अलग रखो। अलगाव की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कीप द डॉग ऑफ मी। तो ये सेपरेशन की बात हो गई। फिर बिहाइंड मतलब पीछे होता है, बिहाइंड का मीनिंग पीछे होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, द पुलिस वॉज रनिंग बिहाइंड द थीफ। ठीक है, पुलिस जो है चोर के पीछे भाग रही थी। तो ये सारे कुछ प्रीपोजिशंस हो गए। अभी हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशंस देखे, उनका यूज़ देखा कि कैसे उनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे डायरेक्शन की ओर जाना है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, और उसी तरह अलोंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मतलब किस तरह का सेंस बनाएंगे हम सेंटेंस में। अभी हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशंस के कुछ और जो प्रकार, कुछ तथ्य हैं प्रीपोजिशंस के, वो अभी देखेंगे हम लोग। देखिए, प्रीपोजिशन जब भी यूज होगा किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल, ही बिलीव्स इन, यहाँ पे यूज हुआ है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज हुआ है ना, हिम। तो जब भी प्रीपोजिशन यूज होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस में यूज होगा। दूसरा जो फैक्ट है, रूल है, जो भी कह लीजिए आप, वो देखिए, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज़ हम लोग करेंगे किसी सेंटेंस में, तो जो वो वर्ब होगा वो आईएनजी के फॉर्म में होगा, V1 प्लस आईएनजी के फॉर्म में। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ जो है प्रीपोजिशन यूज हुआ है, और साथ में वर्ब रनिंग यूज हो रहा है। तो रन, तो ऐसे वर्ब जो है रन होना है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगाया हमने, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगेगा। तो इसीलिए ये रूल आप ध्यान में रखें, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज होगा तो वर्ब जो है आईएनजी के फॉर्म में रहेगा। तीसरा जो फैक्ट है वो देखिए, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसीडर, ये जो सारे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अगर मिल जाए आपको किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी, तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे नो प्रीपोजिशन आफ्टर दीज वर्ड्स। अगर हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, शी हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब देखिए, ऑर्डर्ड यहाँ पे कहीं पे हो है, यहाँ आप देखिए तो किसी वर्ड में कहीं पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर 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 ऑर्डर,
ऑर्डर, हाँ ऑर्डर यहाँ पे देखिए, ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर है यहाँ पे। तो ऑर्डर यूज हुआ है, तो ऑर्डर के बाद हमने यहाँ फॉर प्रपोजिशन यूज कर दिया है, तो ये रॉन्ग नहीं होगा। हाँ अगर दिया हुआ है मतलब एरर फाइंडिंग है तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो हम लोग सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे फोर को। तो सी हैज़ ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, बस फोर को रिमूव कर दीजिए यहाँ से। या फिर अगर एरर फाइंडिंग के दे दिया हुआ है तो ये सारे वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, याद करिएगा। उसके बाद ये कोई भी प्रपोजिशन में यूज़ में नहीं आएगा। अगर प्रपोजिशन यूज होता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। उसी तरह ये सारे वर्ड्स एडवाइस, टेल, बेग, आस्क, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके साथ अगर टू का यूज करेंगे हम लोग, टू का यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग यहाँ पे इन सारे वर्ड्स के बाद टू का ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। आई आस्क्ड टू हिम टू गो, अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना ये हिम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले क्या होगा आई। और एक और चीज देखेंगे कि इन सारे वर्ड्स में से कुछ है कि नहीं, तो यहाँ पे आस्क है, तो आस्क्ड है यहाँ पे। तो आस्क्ड प्लस टू प्लस कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ से हम लोग को टू को रिमूव करना होगा। आई आस्क्ड हिम टू गो, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आई आस्क्ड हिम टू गो। टू के बाद देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, तो इसीलिए यहाँ पे आस्क टू और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं होना चाहिए। ये कोई भी सारे वर्ड्स हो उसके बाद टू हो तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू डू द वर्क। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड है तो ये रिक्वेस्टेड यहाँ पे भी है, तो ये वर्ड मिल गया हमको यहाँ पे। इसके बाद हमने टू का यूज़ किया है, तो ठीक है टू का यूज़ कर तो लिया, लेकिन अब ढूंढे कि कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। डू द वर्क, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस जो है वो अपना करेक्ट है। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू डू द वर्क, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू, हिम अगर यूज़ कर लेते तो फिर हिम या हर या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते तो फिर रॉन्ग हो जाता, टू को हटाना पड़ता हमें। लेकिन यहाँ पे वो सारा कोई यूज़ नहीं हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू डू द वर्क। हमने लास्ट वाले फैक्ट में या रूल में ये देखा था कि जब कुछ वर्ड्स होंगे उसके बाद में अगर टू होगा और टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर टू को हम लोग या तो रिमूव करेंगे या फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाले इस वाले रूल में देखिए, ये जो सारे वर्ड है से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब एटसेट्रा, ये सारे वर्ड हो और टू हो साथ में, उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज हो और उसके बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिले तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा। तो फिर हम लोग टू का यूज, मतलब स्ट्रक्चर ये रहेगा अपना, ये वर्ड प्लस टू प्लस कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो करेक्ट होगा अपना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यू डिड नॉट रिप्लाई टू मी, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है ना, और यहाँ पे साथ में रिप्लाई भी वर्ड है, तो इसके बाद में प्रीपोजिशन टू यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं करेक्ट हो जाएगा। अगर पीछे वाले जो हमने कुछ वर्ड्स देखे थे उसके बाद में टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो या तो टू को रिमूव करना पड़ता या वो सेंटेंस गलत हो जाता। इसका एग्जाम्पल नंबर टू देख लीजिए, आई हैवेंट स्पोकन टू हिम, अब यहाँ पे टू मिला, स्पोकन भी है, तो उसके बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा अपना ये सेंटेंस। तो ये फैक्ट या रूल कुछ थे अपना, तो मैंने सोचा कि उसको भी लिखा दूं मैं, ताकि आप लोग को वर्ड्स याद हो जाए और साथ में क्या प्रिपोजिशन यूज करना है क्या नहीं वो भी ध्यान में रहे। अभी हम लोग देखेंगे कुछ फ्रेज प्रिपोजिशंस को। फ्रेज प्रिपोजिशंस, फ्रेज मैंने बताया था ना, समझाया था ना आप लोगों को कि फ्रेज क्या होता है सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस का एक छोटा टुकड़ा जिसका कोई अपना मीनिंग ना हो, वो डिपेंडेंट हो किसी और पे अपने मीनिंग के लिए। जैसे द सन सेट्स इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग जो हो जाएगा यहाँ पे ये फ्रेज हो जाएगा, वो किस पे डिपेंड है, सनसेट्स के बाद। अभी सिर्फ इन द इवनिंग बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो एक फ्रेज है। तो उसी तरह फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं, जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो फ्रेज की तरह यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग भी लिखा है मैंने, तो ये आप लोग एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, बाय डिंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, माई फोर्स ऑफ मतलब जबरदस्ती करना, फोर्स का यूज करके। इन केस ऑफ, अगर, बाय वर्च्यू ऑफ, के बल पर मतलब किसी के बल पर,
इन कोर्स ऑफ के दौरान, ऑन बिहाफ ऑफ के स्थान पर, के बदले में, ओइंग टू के कारण, विथ रेफरेंस टू के संदर्भ में, इन ऑर्डर टू ताकि, एग्रीएबली टू के अनुसरण में, बाय मीन्स ऑफ के सहायता से, फॉर द सेक ऑफ के वास्ते, इन द फेवर ऑफ के पक्ष में, इन ल्यू ऑफ के बदले में, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इन रिलेशन टू के संबंध में। ये सारे फ्रेज वाले प्रीपोजिशंस हैं और इसका हिंदी मीनिंग है। तो मैंने तो ये लिखा दिया आपको, इसका हिंदी मीनिंग भी बता दिया। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से ही ये सारे फ्रेज वाले जो प्रीपोजिशंस हैं इन पे बेस्ड सेंटेंसेस बनाएंगे और मुझे वहाँ पे कमेंट में लिख के भेजेंगे। अगर सही हुआ तो सही मैं टिक कर दूंगा, अगर गलत हुआ तो फिर मैं वहाँ पे समझा दूंगा। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा कि ये फ्रेज वाले प्रीपोजिशंस हैं, इन पे बेस्ड आप सेंटेंसेस बनाएं, खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसको कमेंट में भेज दें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये फ्रेज वाले प्रीपोजिशंस कवर हो गया अपना। ये जो फैक्ट जो प्रीपोजिशंस का था या रूल्स था वो थोड़ा कवर हो गया। अभी हम लोग जो है प्रीपोजिशन के का थोड़ा आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीपोजिशन का पार्ट। प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, लेकिन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशंस देखेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन कौन से वर्ड के साथ फिक्स होता है, मतलब वो वर्ड अगर यूज होगा तो सिर्फ वही प्रीपोजिशन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसी को बोलेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशंस मैं लिखा दूंगा, अभी देखते हैं उसको। ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, उतना पॉसिबल होगा तो धीरे धीरे मैं और ऐड करके लिखवाऊंगा जितना, लेकिन आज के क्लास के लिए पॉसिबल था मैंने उतना अभी लिखवाया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसके बाद में और भी इसमें ऐड करता रहूँगा, और रूल्स और प्रीपोजिशन पे कुछ और ऐड होगा, मिलेगा नया कुछ तो वो भी मैं ऐड करूँगा। लेकिन आज के लिए आप लोग इतना नोट कर लिए कि इन वर्ड्स जो भी फिक्स प्रीपोजिशंस पहले तो उसको कहते हैं जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा यही प्रीपोजिशंस आएंगे। जैसे अटॉन है तो हमेशा अटॉन के साथ फोर ही आएगा, बाय टू ये सब नहीं आएगा, अटॉन फोर आएगा, उस तरह डिज़ायर फोर आएगा, प्रोहिबिट के साथ हमेशा फॉर्म आएगा। तो जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए ना, इसके अलावा भी बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, आप लोग खुद से भी उसको सर्च कर सकते हैं या फिर मैं भी और ऐड करता रहूँगा। तो वो हमेशा उन्हीं वर्ड्स के साथ यूज होते हैं जिनके साथ यहाँ पे वो लिखा हुआ है, मतलब एक ही वर्ड के साथ वो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, एक एक करके मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले टू का यूज़ कहाँ पे किस वर्ड्स के साथ होता है वो देख लीजिए। अबॉरेंट के साथ टू का यूज़ करेंगे, एक्सेस के साथ टू का करेंगे, अकाउंटेबल के साथ टू का करेंगे, एडिक्टेड के साथ टू का होगा, एंटीडोट टू, एट्यून के साथ टू का, एवर्स टू, ब्लाइंड के साथ टू का, कन्फर्म के साथ टू का। फिर आ जाइए ऑफ का, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ होगा, बिरेफ्ट के साथ ऑफ होगा, बिवेयर के साथ भी ऑफ होगा, चार्ज के साथ ऑफ होगा, डिस्पोज के साथ ऑफ होगा, गेट रीड के साथ हमेशा ऑफ होगा। फिर आ जाइए फोर, टॉन के साथ फोर, एपेटाइट फोर, कैनवास फोर, क्रेविंग फोर, डिजायर फोर, होप फोर, लाइकिंग फोर, यर्न फोर। फिर फ्रॉम, abstain from, debar from, desist from, emerge from, escape from, prohibit from, resign from, respite from। फिर आ जाइए ऑन, कमेंट ऑन, डिपेंड ऑन, ड्वेल ऑन, एम्बार्क ऑन, इम्पोज ऑन, इंसिस्ट ऑन, ट्रैम्पल ऑन। इन वाले फिक्स प्रीपोजिशंस, एब्जॉर्ब्ड इन, बाइगोटेड इन, dabble in, diligent in, excel in, indulge in, persist in, remiss in, worst in। फिर जो लास्ट है वो है फिक्स्ड वाले विथ के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आते हैं, afflicted with, bear with, beset with, busy with, class with, cope with, gifted with, replete with,
सेटिस्फाइड विथ। तो आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा, मैंने एक एक करके बताया है, फिर आपको याद भी करना ही है, करना होगा, मतलब सेंटेंस में अगर एरर फाइंडिंग करना है तो, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं कंफ्यूज करके दिए जाते हैं तोड़ मरोड़ के सेंटेंस में। इसके साथ कैनवस के साथ फ्रॉम दे देगा, कमेंट के साथ ऑफ दे देगा, तो आपको वहीं पे फाइंड करना है कि नहीं इसके साथ यही फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। और वो कैसे होगा, जब आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, लगभग 100-150 होंगे करीब करीब। तो उतने सारे तो लिखवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो जो जो इम्पोर्टेंट था और जो मुझसे हो सका मैंने लिखाया है। आगे अगर टाइम मिलेगा तो और भी मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लिखाऊंगा। आप भी कहीं से सर्च करके उसको खुद से याद करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, और सेंटेंस में उसमें एरर फाइंडिंग के लिए मतलब कि ट्राई करिए, तो फिर आप अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे और क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। प्रीपोजिशंस का जो अपना रूल था, और प्रीपोजिशंस कौन कौन से कहाँ पे यूज़ होते हैं, और कुछ फैक्ट, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस कौन कौन से प्रीपोजिशन है, कुछ प्रीपोजिशंस के हिंदी मीनिंग क्या होंगे, उस वो कौन सा सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ड के साथ कहाँ टू आएगा, कहाँ टू नहीं आएगा, ये सब हमने सीखा। तो प्रीपोजिशन जो था थोड़ा बड़ा ये चैप्टर है, थोड़ा बड़ा लंबा चैप्टर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस गलत कर देगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीखने में, पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और फिर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि जो भी अगला वीडियो बनेगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, और फिर आप लोग अगले वीडियो को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। देखिए सीखने का क्या है, एंजॉय करते हुए सीखिए। ऐसे सीखिएगा बर्डन लेके माथे पे तो नहीं सीख पाइएगा। इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, टेंशन में सीखिएगा कि नहीं सीखना है, वैसे नहीं। एंजॉय कीजिए, सीखने के प्रोसेस को आप लोग एंजॉय कीजिए कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं। हमेशा वाई, वेन, व्हाट, हाउ, इन चारों वर्ड्स को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, तो कोई भी चीज़, वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इंग्लिश कौन सा बड़ा चीज़ है, आप हमेशा दिमाग में रखते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, मतलब क्वेश्चन हमेशा अराइज करते रहिए माइंड में, और साथ में सीखते रहिए। तो वो प्रोसेस जो है वो मतलब कि एंजॉयबल प्रोसेस हो जाएगा। नहीं तो आप बर्डन लेके, कोई बोलेगा कि नहीं तुमको ये पढ़ना है, दूसरे कहने पे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा टायरसम हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं यार बर्डन है। तो खुद से अंदर से मतलब कि ये क्यूरियोसिटी को जनरेट कीजिए, ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट सीखें। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसको मज़े में सीखते चल रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सीखने में। तो दोस्तों प्रीपोजिशंस अपना कवर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।